आपने हॉरर मूवीज तो देखी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां इतनी असली और डरावनी होती है कि उनकी कोई भी मूवी बराबरी नहीं कर सकती। हिसाशी ओउची की कहानी भी इतनी असली और डरावनी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सितंबर 13, 1999 जापान के टोकाईमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ हिसाशी ओउची बल्कि उनकी पूरी फैमिली को एक भयानक नाइटमेयर में ढकेल दिया। रेडिएशन का इतना खतरनाक एक्सपोजर हुआ कि उनकी बॉडी लिटरली अंदर से टूटने लगी। 83 डेज तक उन्होंने अनइमेजिनेबल पेन सहा। तो क्या हुआ उस दिन? इस घटना ने कैसे मेडिकल और एथिकल साइंस को चुनौती दी, और हिसाशी ओउची की कहानी क्यों एक पेनफुल रिमाइंडर है कि कभी भी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस हॉन्टिंग घटना की पूरी कहानी को। 30 सितंबर 1999 ये तारीख टोकाईमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हिताशी ओउची और उनके दो कलीग्स युताका योकोकावा और मसातो शिनोहारा प्लांट में यूरेनियम फ्यूल रोड्स को तैयार कर रहे थे। यह प्रोसेस सेंसिटिव था और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की डिमांड करता था। लेकिन उस दिन शॉर्टकट्स ने एक कैटास्ट्रॉफिक घटना को जन्म दिया। जेसीओ ने वर्कर्स को मैन्युअली इस काम को पूरा करने को कहा, जो था यूरेनियम को मिक्स करना। सोचिए, एक ऐसा काम जिसे मशीन्स को करना चाहिए वो इंसान अपने बेयर हैंड से कर रहे हैं। और फिर हुआ वो जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही मिक्सचर अनस्टेबल हुआ, एक ब्लू लाइट फ्लैश हुई। ये था चेरेनकोव रेडिएशन का साइन, जो ये बताता है कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। हिसाशी, जो उस वक्त सबसे पास थे, सीधे 17,000 मिलीसीवियर्ट्स रेडिएशन एब्जॉर्ब कर गए। टू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस इज, ये जान लीजिए कि सिर्फ 4000 मिलीसीवियर्ट्स की डोज ही एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है। हिसाशी की बॉडी पर रेडिएशन ने इमीडिएट इफेक्ट डाला, जैसे बर्न्स, डिजीनेस, नौसिया। उनकी बॉडी लिटरली सेल्स के स्तर पर पूरी तरीके से टूटने लगी थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह नेग्लिजेंस और ग्रीड का रिजल्ट था। जीएसईओ ने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी थी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बार बार इग्नोर किया जा रहा था। दरअसल यूरेनियम फ्यूल प्रिपरेशन प्रोसेस में एक स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर होता है, वर्कर्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर जेसीओ ने मैनुअल मिक्सिंग का अनसेफ मेथड अपनाया। एक रिपोर्ट में यह भी रिवील हुआ कि वर्कर्स ने 20 बार सेफ्टी गाइडलाइंस को बाईपास किया था। इमेजिन कीजिए, मैनेजमेंट की एक गलती ने कैसे उनको ना सिर्फ हिसाशी बल्कि उनकी पूरी फैमिली की बर्बादी का कारण बना दिया। ये घटना एक पेनफुल रिमाइंडर है कि कॉर्पोरेट ग्रिड के कॉन्सिक्वेंसेज कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद हिसाशी इनिशियली स्टेबल दिख रहे थे, लेकिन ये स्टेबिलिटी मिसलीडिंग थी। रेडिएशन पॉइजनिंग का सबसे बड़ा एक खतरनाक पहलू है कि उसके शुरुआती सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिबली माइल्ड लगते हैं। डॉक्टर्स ने इसे वॉकिंग घोस्ट फेज कहा। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन ने उनकी बॉडी को अंदर से पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था, बट सिम्टम्स बाहर से कुछ खास नहीं दिख रहे थे। उनकी क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से सेटर्ड हो चुके थे और डीएनए डैमेज इतना सीवियर था कि सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ घंटों बाद ही उनकी कंडीशन रैपिडली खराब होने लगी थी। उनकी स्किन पिल हो रही थी और इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। डॉक्टर्स भी इनिशियली इस एक्सपोजर की सिवियरिटी को अंडर एस्टिमेट कर गए थे। हिसाशी को टोक्यो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, जहां पे जापान के बेस्ट डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उनकी फैमिली को उम्मीद थी कि एडवांस मेडिकल केयर उन्हें बचा लेगी। डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंटल स्टेम सेल थेरेपी को ट्राई किया। यह पहली बार था जब इतने हाई रेडिएशन के डोज वाले पेशेंट पे कुछ इस तरह की थेरेपी का इस्तेमाल हुआ हो। उनकी सिस्टर ने उन्हें स्टेम सेल्स डोनेट किए। डॉक्टर को ये होप था कि ये स्टेम सेल्स उनके बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन रेडिएशन का इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि उनकी बॉडी इन स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। स्टेम सेल्स रिजेक्ट हो गए और उनकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती गई। इम्यून सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे उन्हें इन्फेक्शंस होने लगे और उनकी कंडीशन दिन ब दिन पेनफुल ही होती गई। 83 दिनों तक हिसाशी ने ऐसा अनइमेजिनेबल पेन सहा जो किसी के भी वर्स्ट नाइटमेयर से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। रेडिएशन ने उनकी बॉडी को लिटरली पूरी तरीके से जला दिया था। उनकी वेन्स बर्स्ट हो रहे थे, उनकी मसल्स डिटेरियोरेट हो रहे थे और उनकी स्किन धीरे धीरे पिल हो रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें लगातार सेडेशन पर रखा, लेकिन यहाँ पे एक एथिकल डायलेमा खड़ा हुआ। क्या उन्हें इस अनबियरेबल पेन से आज़ाद कर देना चाहिए था
या उनकी फैमिली की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखना चाहिए था। उनकी फैमिली ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि हिसाशी को तब तक जिंदा रखा जाए जब तक वो नेचुरली सरवाइव कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हिसाशी को अलाइव रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ उनकी सफरिंग को प्रोलॉन्ग कर रहा था। 82वें दिन हिसाशी का पूरा शरीर हार चुका था, उनके लंग्स और किडनीज फेल हो चुके थे और उनकी हार्ट भी इतनी दर्दनाक कंडीशन में काम नहीं कर पाई। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी को भी गहरे सवालों में डाल दिया। उनकी सफरिंग ने ये सवाल उठाया कि क्या मेडिकल एथिक्स को पेन से ऊपर रखा जाना चाहिए और क्या ऐसी सिचुएशन में लाइफ सपोर्ट को प्रोलॉन्ग करना सही था। हिसाशी की मौत के बाद जापान के गवर्नमेंट ने जेसीओ के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जेसीओ पर हैवी फाइन्स लगाया गया, टॉप ऑफिशियल्स को कोर्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या ये पर्याप्त था? ये घटना दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी और कई देशों ने अपने न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव किया, लेकिन इससे हिसाशी या उनकी फैमिली की सफरिंग का तो कुछ नहीं हो सकता ना। हिसाशी अउची की स्टोरी सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है, इट्स अ ब्रूटल रिमाइंडर कि सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज भी उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ग्रीड और नेग्लिजेंस की कीमत किसी की जिंदगी भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए फ्यूचर में और भी कड़े कदम उठाने चाहिए या नहीं।